Assalamu alaikum. My name is Ulfat Sara and I am the lecturer of pharmacology from the Legend College Multan. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स क्या हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर था अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट पे कि हमने वो ड्रग स्टडी की थी जो कि अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को मिमिक कर रही हैं, स्टिमुलेट कर रही हैं। आज हम वो ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, यानी कि वो ड्रग्स विच इनहिबिट द अफेक्ट ऑफ adrenergic agonist which block the effect of adrenergic agonist. अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर जो हैं ये अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये 3 तरह की आ जाती हैं इनकी डिवीजन। नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स, यानी कि नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर एंड सेलेक्टिव ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर जो हैं ये दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, अल्फ़ा 1 को भी और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स को भी। जब हम इन्हें फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू अ इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर एंड द रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर। इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर में हमारे पास फेनॉक्सीबेंजामीन आ जाती है और रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर में हमारे पास फेंटोलामीन आ जाती हैं। जब हम सेलेक्टिव ब्लॉकर की बात करें तो हमारे पास अल्फ़ा 1 ब्लॉकर आ जाते हैं एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर आ जाते हैं विच स्पेसिफिकली ब्लॉक only one receptor, like alpha 1 blocker block the alpha 1 receptor and alpha 2 blocker block the alpha 2 receptor. अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसोलोसिन और अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास यम्बीन आ जाती हैं। हम 1 बाय 1 इन तमाम ड्रग्स को स्टडी करेंगे। अगर जो हम इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दें कि अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हैं क्या, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। Blocking the alpha receptor reduces the sympathetic tone, reduces the sympathetic system of the blood vessel, decreasing the पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जब ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो सिम्पैथेटिक टोन को भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा। जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी लो होगा और लोअर ब्लड प्रेशर आल्सो इंड्यूसेस द रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। अब रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया है कि इंक्रीज इन द हार्ट रेट ड्यू टू एनी स्टिमुलस, ड्यू टू पेन, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एक्सरसाइज कंडीशन। तो ब्लड प्रेशर का लो हो जाना इट आल्सो इंड्यूसेस द रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। हमारे पास जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास आ जाती है फेनॉक्सीबेंजामीन। फेनॉक्सीबेंजामीन क्या है? इट बाइंड टू बोथ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एज इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर। द ब्लॉक इज इरिवर्सिबल एंड नॉन कम्पिटिटिव। ठीक है, अल्फ़ा फेनॉक्सीबेंजामीन इज अ इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर एंड इट इज़ अ नॉन कम्पिटिटिव। इरिवर्सिबल से मुराद कि जब ये बाइंड हो जाता है तो ये रिसेप्टर के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हुए बाइंड करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से इसको सेपरेट करना, इसका अलग होना मुश्किल होता है। ठीक है, द बॉडी हैज़ टू सिंथेसाइज द एड्रेनो, ये उन रिसेप्टर के साथ इरिवर्सिबली नॉन कम्पिटिटिवली बाइंड होकर उनको ब्लॉक कर देती है जो कि हमारे कैटेकोलामीन्स प्रोड्यूस कर रहे थे और उनका रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। जब हम बात करते हैं फेनॉक्सीबेंजामीन के एक्शन की तो इट प्रिवेंट द वेसोकंस्ट्रिक्शन of the peripheral blood vessels by endogenous catecholamines like adrenaline and noradrenaline. एड्रीनालीन एंड नॉरएड्रेनालीन जब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर काम करते थे तो वेसोकंस्ट्रिक्शन काम करते थे और जब ब्लॉकर लाइक फेनॉक्सीबेंजामीन जो है वो इस वेसोकंस्ट्रिक्शन के एक्शन को ब्लॉक कर देंगे। हमारे जितने भी ब्लॉकर्स होते हैं वो बेसिकली एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं। एगोनिस्ट अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन काज कर रहे थे तो ब्लॉकर जो है उस वेसोकंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट कर देंगे। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर आर आल्सो ब्लॉक्ड काजिंग द इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, फेनॉक्सीबेंजामीन के अगर हम यूज़ की बात करें दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, लेकिन
इसका यूज़ जो है वो अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है, ये अल्फ़ा 1 को भी ब्लॉक कर रहा है, अल्फ़ा 2 को भी ब्लॉक कर रहा है। तो फॉर द पर्पस ऑफ हाइपरटेंशन वी विल नॉट प्रेफर द फेनॉक्सीबेंजामीन बिकॉज़ इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव। जब हम यूजेस की बात करते हैं तो फेनॉक्सीबेंजामीन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। Pheochromocytoma, it is a I will say it is a cancer disease of the adrenal medulla, in which adrenal medulla secrete a lot of amount of catecholamines, यानी कि एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन का जो रिलीज है फ्रॉम द एड्रिनल मेडोला, वो इस डिजीज के अंदर, इस कैंसर डिजीज के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो जब हम ब्लॉकर देते हैं तो ब्लॉकर जो है वो इनके रिलीज को कम कर देते हैं। दैट इज वाई दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके साथ साथ दे आर आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेनॉल्ड डिजीज एंड द फ्रॉस्ट बाइट। रेनॉल्ड डिजीज क्या है? ये वो डिजीज है जिसमें फिंगर एंड टू तक, यानी पाँव के फिंगर्स तक आपकी ब्लड की सप्लाई जो है, वो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन एंड पेन जो है वो आपके पाँव के फिंगर्स के ऊपर नज़र आती हैं। और फ्रोस्ट बाइट क्या है? ये भी एक स्किन की बीमारी है। स्किन एंड टिश्यू डैमेज हो जाता है ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। सख्त सर्दी की वजह से आपके पाँव और स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। तो इन दोनों बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए भी हम फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में ये पोस्चरल हाइपोटेंशन काज करता है, नेजल स्टिफनेस काज करता है, एंड इट आल्सो इंड्यूस द नॉजिया एंड वॉमिटिंग। आई विल टेल अबाउट पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या है। पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है वो हाइपोटेंशन दैट इज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एंड पोस्चरल ये है कि अगर आप एक ही पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में सीधे खड़े हुए हैं और खड़े हुए पोजीशन में आपका बीपी जो है वो डाउन हो जाता है, तो it will lead into a postural hypertension. Then हमारे पास आ जाता है फेंटोलामीन। फेंटोलामीन is also a non-selective blocker, but it is a competitive blocker. It block alpha 1 and alpha 2 receptor. It also causes the reflex tachycardia. It is used for the pheochromocytoma like the phenoxybenzamine. लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये competitively block करता है, कंपटीशन होता है विद द एगोनिस्ट, और जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है वही आके बाइंड करता है। अगर फेंटोलामीन की एफिनिटी ज़्यादा है तो ये बाइंड करेगा, और अगर एगोनिस्ट की एफिनिटी विद द रिसेप्टर ज़्यादा है तो वो बाइंड करेगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पोस्टरल हाइपोटेंशन एंड एरिथमिया। फिर हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं वो हैं प्राजोसिन, ट्राजोसिन एंड डॉक्साइजोसिन and tamsulosin and alfuzosin. These are the very important drugs because they are the selective alpha 1 blocker, selective competitive blockers of alpha 1 receptor. Up prazosin, trazodone and doxazosine, they are useful for treating the hypertension. They are drug of the choice for the hypertension. Tamsulosin and alfuzosin की बात करें तो they are indicated for benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy क्या है? इस बीमारी के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। हाइपरट्रॉफी होता है इंक्रीज इन द टिश्यू साइज, ठीक है, तो इंक्रीज इन द मसल साइज के, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है इनटू अ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम टैमसोलूसन और अल्फोजोसिन जो है वो लेते हैं। इफेक्ट की बात करें तो इट डिक्रीज द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बाय काजिंग द रिलैक्सेशन ऑफ आर्टेरियल एंड वीनस स्मूथ मसल्स। इट काजेज अ मिनिमल चेंज इन कार्डिक आउटपुट, ठीक है। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हुए ये ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होते हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि इट कैन काज द फर्स्ट डोज सिनकोप। अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो हैं वो फर्स्ट डोज सिनकोप काज करते हैं। फर्स्ट डोज सिनकोप क्या है कि पहली डोज देने की वजह से हमें पेशेंट जो है वो फेंट हो सकता है, पेशेंट जो है वो बेहोश हो सकता है, यानी कि पहली डोज के साथ हमें बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन नज़र आ सकता है। हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहली डोज पे इतना ज़्यादा बीपी डाउन हो जाता है कि पेशेंट जो है वो फेंट हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट डोज सिनकोप। तो प्राजोसिन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो हैं वो फर्स्ट डोज सिनकोप काज करते हैं। अब इसको एडजस्ट कैसे किया जाए?
इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो इसके मैनेज करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो हम फर्स्ट डोज को रिड्यूस कर देते हैं टू द 1/3 ऑफ द रेगुलर डोज। 1/3 ऑफ द रेगुलर डोज में हम इसको रिड्यूस करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर 100 mg की डोज है तो उसका 1/3 पार्ट जो है वो पहली डोज देंगे, ताकि हमारे पास फर्स्ट डोज सिनकोप ना नजर आए। और दूसरा ये है कि हम इसको बेड टाइम पे देंगे, रात को सोते वक्त देंगे पेशेंट को, ताकि हमारे पास ये जो फर्स्ट डोज सिनकोप है या पहली डोज पे जो सीरियस हाइपरटेंशन नज़र आता है वो हम उसको कवर कर लें या उसको मैनेज कर लें। फिर अगर हम यूजेस की बात करें, प्राजोसिन, टराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन की यूजेस की बात करें तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ किए जाते हैं by dilating the arteries and veins. In this way, these drugs reduce the preload and afterload, leading to increased cardiac output and reduction of the pulmonary congestion. इसके साथ साथ ये हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। टाइम सोल्यूशन जो है ये selectively for alpha 1 that are present on the prostate gland। तो ये बिनाइन टैमसोलूसन और अल्फ्यूजोसिन दोनों जो हैं वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में इस्तेमाल होते हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ अल्फा रिसेप्टर विच डिक्रीजेस द स्मूथ मसल टोन of the bladder, neck and prostate and improve the urine flow. फिर हमारे पास आ जाते हैं व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टैमसोलूसन। तो एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इनके एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं डिजीनेस यानी कि बेहोश हो जाना, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कम हो जाना, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन यानी कि स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहने की पोजीशन में आपका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना देन नॉर्मल, एंड टेकिकार्डिया दैट इज़ द इंक्रीज इन द हार्ट रेट and then also causes the inhibition of ejaculation due to blockage of alpha receptor in the ejaculatory duct कि इन मेल के अंदर जो है वो ejaculation के प्रोसेस को भी ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। in this way they it also causes sexual dysfunction, it also decreases the libido, it also decreases the sexual activity of the man। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए हमने पढ़ा अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब हम बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की, यानी कि विच ब्लॉक बोथ बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2 रिसेप्टर। जिसमें आ जाता है हमारे पास एक हमारी प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज़ अ प्रोप्रानोलोल, जो कि इंटीराल के नाम से आती है। बेसिकली ब्रांड नेम उसका एक इंटीराल भी है। तो दिस ड्रग ब्लॉक बोथ बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2 रिसेप्टर and it reduces the cardiac output and heart rate. That is why it is used for the treatment of irregular heartbeat. It is used for the treatment of tachycardia. It reduces the blood pressure and it also causes the bronchoconstriction. As we know कि बीटा 2 रिसेप्टर जो हैं वो हमारे लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट हैं, तो लंग्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज करती है। दैट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव ड्रग, बीटा 1 को भी ब्लॉक करती है और बीटा 2 को भी ब्लॉक करती है। दैट इज़ वाई प्रोप्रानोलोल को लेते वक्त एहतियात इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि अगर एक पेशेंट के अंदर आप हार्ट रेट को या कार्डिक आउटपुट को नॉर्मल करने के लिए ले रहे हैं और साथ में वो पेशेंट एस्थमेटिक भी है, तो एस्थमेटिक पेशेंट होने की वजह से ये वहाँ पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोप्रानोलोल इज totally contraindicated for the asthma patient and for those patient who have lungs disorders। फिर अगर हम बात करें यूजेस की तो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमें कार्डिक इरिथमिया जो नज़र आता है, टेकिकार्डिया जो नज़र आता है, इंक्रीज इन द हार्ट रेट जो नज़र आता है, उसके ट्रीटमेंट में प्रोप्रानोलोल हम प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ माइग्रेन में भी यूज़ होता है, माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए प्रोप्रानोलोल को यूज़ करते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर रहे हैं और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ट्रीटमेंट में भी हम प्रोप्रानोलोल को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट्स की तो मैं यही कहूँगी कि क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हुए ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज करता है और इरिथमिया काज करता है, यानी कि इरेगुलर हार्ट रेट। आपके हार्ट रेट को नॉर्मल करते करते ये इरेगुलरिटी की तरफ भी जा सकता है ऑन देयर साइड इफेक्ट्स, ऑन देयर एडवर्स इफेक्ट्स। फिर हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं टिमोलोल एंड द नेडोलोल।
टिमोलोल एंड नेडोलोल, these are also non-selective beta antagonists, यानी कि they both block beta 1 and beta 2 receptor, but they are more potent than propranolol. इनकी potency जो है वो propranolol की निस्बत बहुत ज़्यादा है। नेडोलोल इसलिए भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वेरी लॉन्ग है, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। टिमोलोल की बात करें तो टिमोलोल जो है इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा, इट इनहिबिट द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन को कम करते हुए इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है। दैट इज वाई दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा, यानी कि मोतिया की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसीब्यूटालोल, एथिनोलोल एंड द मेटोप्रोलोल। Acebutolol, atenolol, metoprolol, and bisoprolol and esmolol, they are selective beta-1 antagonists. They selectively block the beta-1 receptor. That is why they at low doses they are cardioselective. ठीक है, एज ये बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करते, तो बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट ना करने की वजह से ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी काज नहीं कर सकते। डैट इज़ वाई हम इसको हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं आता, जो कि हमारे पास नॉन सेलेक्टिव ड्रग यानी कि प्रोप्रानोलोल का आ रहा था। दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन काज करता है, और इसके साथ साथ ये एंजाइना पेक्टोरस के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। हाइपरटेंशन एंड एंजाइना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एक अगली ड्रग्स लाइक एसीब्यूटालोल एंड द पिंडोलोल। Acebutolol and pindolol, they antagonist with partial agonist activity. इसका क्या मतलब है? एंटागोनाइज तो कर रही हैं विद पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, यानी ये कुछ बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं और कुछ पे ये अपना इफेक्ट शो नहीं करती, यानी कि कुछ बीटा रिसेप्टर्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, डिफरेंट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको ब्लॉक कर रही हैं, लेकिन कुछ पे ये अफेक्ट नहीं करते। दे हैव इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या होते हैं, तो ये इट रेफर टू द बीटा ब्लॉकर्स एबिलिटी टू पार्शियली एक्टिवेट बीटा रिसेप्टर व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर्स, यानी कि पार्शियली एक्टिवेट करते हैं कुछ बीटा रिसेप्टर्स को, लेकिन कुछ बीटा रिसेप्टर्स को ये क्या कर रहे होते हैं, ब्लॉक भी कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी क्या है, कि कहीं पे इनका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और कहीं पे इनका नेगेटिव आ रहा है, तो पार्शियली ये पॉजिटिवली है और पार्शियली जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दिखाता है। एसीब्यूटालोल इसमें आ जाता है बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, और पिंडोलोल जो है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया। उन पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे ब्रेडिकार्डिया यानी डिक्रीज इन हार्ट रेट जो है वो मॉडरेट है, उनमें हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे काज लेस हार्ट रेट डिक्रीज। फिर हमारे पास आ जाते हैं लाबिटालोल एंड द कार्विडिलोल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर दोनों को एंटागोनाइज करती हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाती है लाबिटालोल एंड कार्विडिलोल। These antagonists of both alpha and beta receptor, they block alpha 1 receptor, causing the peripheral vasodilation and reducing the blood pressure. They are used for hypertension. Labetalol की अगर हम बात करें, it can be used in the pregnancy induced hypertension. आपको ये आइडिया होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर WHO की तरफ से रिकमेंडेड ड्रग लिस्ट आ जाती है कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो इनके लिए प्रेगनेंसी के लिए टोटली कंट्राइंडिकेटेड हैं, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो प्रेफर की जाती हैं कि वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डिजीजेस में दी जाएं। तो लाबिटालोल जो है इट कैन बी यूज्ड इन द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। IV इंट्रावेनस लाबिटालोल कैन बी यूज्ड फॉर द हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज। ठीक है, हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज के में भी IV लाबिटालोल जो है, इंट्रावेनस लाबिटालोल जो है वो इंट्रावेनस रूट के थ्रू दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन काज करता है।
फिर ये हमारे पास एक फिगर है कि कैसे एगोनिस्ट जो हैं वो काम करते हैं और सेलुलर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। एगोनिस्ट बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर, वो ड्रग जो कि एगोनिस्ट के तौर पर काम कर रही है, वो बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करेगी तो सेलुलर रिस्पॉन्स देगा। और वो ड्रग जो कि एंटागोनिस्ट है वो एगोनिस्ट को रिप्लेस करके उसके ऊपर रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पर आकर अटैच हो जाएगी, तो हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और फिर पार्शियल एगोनिस्ट वो हैं जो कि सेलुलर रिस्पॉन्स तो देते हैं लेकिन सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज आता है, हमारे पास फुली तौर पर जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि ये कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, पार्शियली एक्टिवेट कर रहे होते हैं रिसेप्टर्स को। फिर हमारे पास आ जाता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं? इन पेशेंट विद एवी कंडक्शन डिफेक्ट्स, बीटा 1 ब्लॉकर may cause the life threatening ब्रेडीएरिथमियास। चूँकि ये आपके हार्ट रेट को और अरिथमिया को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहे थे टेकीकार्डिया को रिड्यूस करने के लिए, अगर इनके एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो लाइफ थ्रेटनिंग जो है ये ब्रेडीएरिथमिया जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। Abrupt discontinuation of the long-term beta 1 blocker used in angina can exaggerate the angina. एंजाइना पेन के अंदर, एंजाइना पेक्टोरस के अंदर आप बीटा 1 ब्लॉकर ले रहे थे और काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे थे, लेकिन आप अचानक उसको छोड़ देते हैं, उसका इंटेक छोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। इट विल लीड टू द हार्ट अटैक। तो इसका रिजल्ट ये है कि जब आप बीटा ब्लॉकर्स को रिड्यूस कर रहे हैं या उसको लेना बंद करना सोच रहे होते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज को रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ना आ सके। बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी काज कर सकते हैं। हमने कहा कि ये बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हुए ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करेंगे। तो एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी और नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर भी टोटली कंट्रा इंडिकेटेड हैं, ठीक है। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद पार्शियल बीटा 2 एगोनिस्ट प्रोड्यूस, लेकिन जो पार्शियल एगोनिस्ट हैं वो लेस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं एज कम्पेयर टू फुली एंटागोनिस्ट के और नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स के मुकाबले में। फिर हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ड्रग अफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और रीअपटेक, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने इसके नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जब नॉरएपिनेफ्रिन यानी कैटेकोलामीन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है ऑन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर, तो कुछ जो कैटेकोलामीन्स जो है वो रीअपटेक हो जाती हैं, ठीक है। तो उस रीअपटेक को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग है वो रेजरपीन है। इट ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोजेनिक अमाइंस यानी कि कैटेकोलामाइंस यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द स्टोरेज वेसिकल इन एड्रिनर्जिक नर्व्स, जिसके नतीजे में इट causes the depletion of biogenic amines. It impairs the sympathetic function and they have long duration of action. Rezapine also used for the treatment of hypertension. ठीक है। ग्वेनिथिडीन की बात करें, ठीक है, तो इट ब्लॉक द रिलीज ऑफ स्टोरेड नॉरएपिनेफ्रिन एंड इट काजेस द ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। आज हमने पढ़ा बीटा ब्लॉकर्स एंड द मिक्स्ड ब्लॉकर विच ब्लॉक बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एंड दोज ड्रग विच affect the neurotransmitter release or reuptake. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz.